हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुरोकेट। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है BES 1-1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की, जिसमें हम ब्लॉक 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 4 अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, वीडियो लंबी हो रही थी, इस वजह से इसकी स्पीड 1.5 की गई है। अगर आपको ये नॉर्मल ना लगे तो आप इसको 0.5 या 0.75 की स्पीड पे भी देख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हम स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल, स्टेजेस, इश्यूज इन डेवलपमेंट और डेवलपमेंटल टास्क भी हम बात करेंगे। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ स्कूल ऑन डेवलपमेंट, लेट अस सम अप यूनिट एंड एक्सरसाइज। तो ये लास्ट के 4.8 से आप खुद करेंगे, 4.7 तक हम इसी यूनिट में एक ही वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए। क्या आपने कभी अपनी चाइल्डहुड फोटोज़ देखी हैं? तो जो बचपन की हमारी फ़ोटोज़ थी और जो अब की है, काफ़ी चेंज आया होगा ना। तो वो चेंज है किस वजह से? साइज़ की वजह से, अपीयरेंस की वजह से, हमारी इमोशन डेवलप हुए हैं, हमारी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आया है। तो ये सब चेंजेस हमारे एक्सपीरियंस में हुए हैं। जो ये प्रोसेस ऑफ चेंज होता है वो उसमें भी इंडिविजुअल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो हमारा चेंजिंग पैटर्न है उसका जो फंडामेंटल प्रोसेस है वो सबका सेम होता है। जैसे कि पहले अगर आप इन्फेंट हो, फिर उसके बाद जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड आता है, फिर लेटर चाइल्डहुड आएगा, फिर एडोलेसेंस आएगा, फिर अडल्टहुड आएगा। तो ये जो बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस है ये सबके लिए सेम है। उसके बावजूद भी एक जो यूनिकनेस है इंडिविजुअल की, वो हमारी मतलब वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो ये सबका चेंज, फंडामेंटल प्रोसेस बेशक सेम हो, लेकिन बाकी चीज़ें सेम नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि जो दो फैक्टर हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं इसमें, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। तो हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट कैसे असर डालते हैं इस यूनिट में ये भी देखने वाले हैं। और उसके बाद हम जो दो मेन टॉपिक हमने जिसकी बात की है कि ये जो चेंजेस में होते हैं उनको हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का नाम देते हैं, तो हम इसके ऊपर भी पूरा फोकस करेंगे। उसके प्रिंसिपल, स्टेजेस, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा है, वो सब हम इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जब ये यूनिट खत्म होगी तो हमें जो कॉन्सेप्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वो अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट क्या है वो पता चल जाएगा, उसके प्रिंसिपल्स, उसकी वेरियस स्टेजेस विद रियल लाइफ एग्जांपल्स, और जो इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल टास्क क्या है, और जो इम्पैक्ट है स्कूल का डेवलपमेंट पर क्या पड़ता है, ये सब हम इस यूनिट के बाद अपने आप को मतलब समझा पाएंगे और ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। तो हम देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, एक ह्यूमन बींग जो होता है वो लाइफ टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस से गुजरता है। ये चेंजेस जो होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं, मतलब कभी ना रुकने वाले होते हैं। इस पे कुछ तो हमारा हेरिडिटी का इफेक्ट पड़ता है और कुछ एनवायरमेंटल इस पे इफेक्ट डालती है। ये सिर्फ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर नहीं करते, कई बार ये स्टेज वाइज भी डिफर करते हैं। एक चाइल्ड हो सकता है कि फिजियोलॉजिकल जो उसका डेवलपमेंट है वो फास्ट हो, लेकिन जो साइकोलॉजिकल है उसमें वो थोड़ा सा जो स्पीड है उसकी वो स्लो हो। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर डेवलपमेंट का एक पार्ट अच्छा डेवलप हो रहा है तो बाकी सारे भी होंगे, लेकिन हाँ इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। तो ये कैसे इम्पैक्ट पड़ता है ये भी हम इसमें देखेंगे। अगर हम कंपेयर करें इन्फेंसी की जो चेंजेस होते हैं, रेट ऑफ चेंजेस, उससे एडोलेसेंस, तो हम ये देखेंगे कि सिर्फ वहाँ पे रेट ऑफ चेंज का डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो एस्पेक्ट होते हैं चेंज के वो भी डिफर करते हैं स्टेज टू स्टेज। अब देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसा कि सबको पता है कि चेंजेस हो रहे हैं कंसेप्शन टू डेथ, यानी कि जन्म, गर्भ से लेकर हमारी मृत्यु तक, या गर्भ से कब्र तक आप कह सकते हो, वॉर्म टू टॉम कह सकते हो। ये चेंजेस हो रहे हैं। ये चेंजेस ग्रोथ भी हो सकती है और डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये देखिए, जो ग्रोथ होती है ना वो हम क्वांटिटिव चेंज है, मतलब उसकी क्वांटिटी को हम मेज़र कर सकते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है ना वो एक क्वालिटेटिव चेंज भी होता है और साथ में क्वांटिटेटिव भी होता है। उसको कई बार मेज़र नहीं भी किया जाता, लेकिन ग्रोथ को मेज़र होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, हमारी हाइट, वेट, हमारे बॉडी पार्ट्स, इन सब में जो चेंजेस आते हैं वो ग्रोथ कहलाता है। ग्रोथ का मतलब है एक फिजिकल चेंज होना, जिसे जो क्वांटिफाइबल होते हैं, जो काउंट किए जा सकते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो मेनली क्वालिटेटिव होते हैं। डेवलपमेंट देखिए एक प्रोग्रेसिव चेंज है, मतलब जो कभी ना रुकने वाला है, एक ऑर्डरली और कोहेरेंट होता है, यानी कि एक सिस्टमेटिक और रेलिवेंट वे में हमारे जो डेवलपमेंट होती है। उसके बाद जो अगर डेवलपमेंट का मेन देखा जाए तो ये फंक्शनल मैच्योरिटी है, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि जो फंक्शनिंग में इंप्रूवमेंट होती है हम उसको बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है। सपोज एक बच्चा है, उसकी हाइट और वेट बढ़ रहा है, वो इंप्रूव कर रहा है, तो ये ग्रोथ है। लेकिन अगर वो जब पेन से मतलब अपनी उंगलियों से पेन को होल्ड करना सीख रहा है तो वो डेवलपमेंट है। एक बार जो 3 महीने का बच्चा है वो बेड पे उलटना सीख जाता है, पलटना सीख जाता है, तो वो एक ग्रोथ है, क्योंकि वो फिजिकली ग्रो कर रहा है। एक 8 महीने की लड़की है, या फिर आप कह सकते हो कि एक 10 साल की लड़की है, एवरी 6 मंथ्स में वो 8 इंच ग्रो करती है, तो वो फिजिकली चेंज हो रहा है, ये भी एक ग्रोथ का एग्जाम्पल है। लेकिन एक साल का बच्चा जब माँ बोलना सीख जाता है तो फिजिकल ग्रोथ नहीं है, वो डेवलपमेंट है। और एक 10 साल का बच्चा घर में आए गेस्ट को पानी सर्व करना शुरू कर देता है तो वो भी उसका डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव चेंज होता है, जबकि जो ग्रोथ है वो मेनली क्वांटिटेटिव चेंज होता है।
अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब यहाँ पे सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये है कि डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चलता ही रहता है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कंसेप्शन से लेकर डेथ तक वो मतलब होता ही रहता है। एक बच्चा जब डेवलप करता है तो क्वांटिटी ऑफ चेंज जो है वो वेरी करते हैं स्टेज टू स्टेज में। चाइल्ड हैज़ अ मेच्योरिटी लेवल स्टिल ही और शी अंडरगोज चेंजेस। देखिए वो कह रहा है कि ऑल्दो इट सीम्स दैट, ये दिखता है कि एक बच्चा का मेच्योरिटी लेवल जो है वो भी मतलब चेंज होता रहता है। जैसे कि एक चाइल्ड एट द एज ऑफ 4, एक 4 साल का बच्चा है, वो कुछ वर्ड लर्न करना सीख रहा है। उस वर्ड के बाद वो फॉर्म करेगा कुछ सेंटेंसेस, और उस सेंटेंसेस के बाद वो कुछ ना कुछ पैराग्राफ भी बनाएगा। तो ये एक लर्निंग है जो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इसी प्रकार से वो लर्निंग करते हुए खुद को डेवलप भी कर रहा है, वो भी एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो डेथ तक कंटिन्यू होता रहता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे होते हैं। 2 बच्चे हैं, ऋषभ और चित्रांशु, दोनों सिबलिंग्स हैं, दोनों का ब्रॉटअप सेम जगह हुआ है, सेम एनवायरनमेंट दोनों को प्रोवाइड किया गया है। ऋषभ को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, जबकि चित्रांशु हमेशा इग्नोर करता है ऐसी गेम्स को प्ले करना, या फिर जो जहाँ भी फिजिकल एफर्ट डालने पड़ते हैं वो उनसे दूर भागता है उस काम से। जब भी एग्जामाइन किया गया, पीडियाट्रिशियन को दिखाया गया, तो उसकी मदर को ये पता चला कि चित्रांशु जो है सफ़र कर रहा है हार्ट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम। तो देखिए जैसा कि पहले बताया भी गया था कि हर एक इंडिविजुअल जो है यूनिक है। हेरिडिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर जो हैं वो उनको दूसरों से डिफरेंट बनाते हैं। तो डेवलपमेंट जो है वो बेस्ड होता है ऑन द प्रिंसिपल दैट ऑल्दो सम एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट विल बी कॉमन फॉर ऑल द इंडिविजुअल, बट बिकॉज दे पॉजेस डिफरेंट हेरिडिटी ट्रेट्स एंड एनवायरमेंट, तो वो बेसिकली डिफर होते हैं। अगर उनके हेरिडिटी या फिर एनवायरमेंट में भी चेंजेस जो हैं वो डिफर कर रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल भी दूसरे इंडिविजुअल से डिफर करेगा। सपोज एक चाइल्ड है, उसके पास इनबॉर्न कैपेसिटी है म्यूज़िक की। एक दूसरा है, उसके पास इनबॉर्न है, लेकिन फिर भी वो उसको जो है ना अपने मतलब ट्रेनिंग ले रहा है और उसको बहुत इंप्रूव कर रहा है। और जो ये इनबॉर्न कैपेसिटी है उसके पास ट्रेनिंग का कोई टाइम नहीं मिला, लेकिन देखिए हेरिडिटी दोनों को मिला है, लेकिन एनवायरनमेंट से दूसरा जो बच्चा है वो उसको ग्रो कर रहा है और उसको और बेटर बना रहा है। तो एनवायरनमेंट मेनली इफेक्ट डालता ही डालता है। उसको एनवायरनमेंट नहीं मिला, इसको एनवायरनमेंट मिला है, तो ये बेटर उससे परफॉर्म करेगा ही करेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियलिटी। सिक्वेंशियलिटी में क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियल का मतलब ये है कि एक सीक्वेंस में हमेशा ही डेवलपमेंट होती है। देखिए यहाँ पे आपको 2 टाइप की डेवलपमेंट दिखाई गई है। एक दिखाई गई है सिफेलोकॉर्डल और दूसरा दिखाया गया प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल क्या होता है, ये वर्टिकल वे में यानी लॉन्गिट्यूडनल वे में डेवलप होता है। इसमें बच्चा सबसे पहले बच्चा अपने हेड पे बैलेंस करना शुरू कर देता है, वो सर को संभालता है। जैसे जैसे वो सर को संभालना बैलेंस करना सीख जाता है, उसके बाद वो लोअर बॉडी पार्ट्स को अपना बैलेंस करना शुरू कर देता है। लेकिन प्रॉक्सिमल डिस्टेंस में क्या होता है, नियर टू डिस्टेंस, यानी कि पहले बच्चा जो ग्रोस मोटर स्किल्स होती हैं उसको अच्छे से पकड़ता है, कैच करता है, उसके बाद वो फाइन मोटर स्किल्स पे जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा पहले कोई उसके आगे ऑब्जेक्ट रखा, छोटा बच्चा होता है, वो पूरा का पूरा उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो अपनी फिंगर्स पे कंट्रोल करना सीख जाता है तो वो उसके बाद उंगलियों से पेंसिल पकड़ना, पेन पकड़ना या और चीज़ों को सीख जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस होता है डेवलपमेंट का भी, कोई भी किसी भी वे में डेवलप नहीं कर रहा है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही कर रहा है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ। एक ममता है, अपनी कज़न को 7 साल बाद मिलती है और उसकी बढ़ती हुई हाइट को देखकर वो हैरान रह जाती है। देखिए एक सीक्वेंस था कि उसकी हाइट बढ़ना, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस का ही एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक में क्या है, देखिए इसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। पहले कोई भी बच्चा जो होगा वो जैसे कुछ भी मतलब बेढंगे शब्द बोलता रहता है, जैसे कि इन्ना, ये वो, मम, लेकिन जब उसको इसका मीनिंग पता चल जाता है, जैसे कि पहले मम बोल रहा है, उसके बाद वो उसको पानी बोलने लग जाएगा उसी चीज़ को, तो इसका मतलब वो एक ऑर्गेनाइज्ड वर्ड या उसका स्पेसिफिक मीनिंग जो है उसके साथ अब वो बोलने लगा है। तो पहले जनरल टर्म यूज़ करता था, अब एक स्पेसिफिक टर्म उसके लिए यूज़ कर रहा है। आप ये ऊपर वाला एग्जाम्पल कि कोई भी पहले पूरे हाथ से चीज़ों को ग्रैब करता है तो एक जनरल है, लेकिन जब वो पर्टिकुलर फिंगर्स पे कंट्रोल करना शुरू कर देता है तो वो स्पेसिफिक हो जाता है। तो यहाँ जनरल टू स्पेसिफिक जो है वो प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट जो है हमारा है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब होता है पारस्परिक संबंध। देखिए पिंकी है, 16 साल की लड़की है जो फिजिकली मैच्योर हो रही है। वो पहले क्या करती थी, अपने पड़ोस के सब बच्चों के साथ खेलती थी, लेकिन अब उसका सोशल सर्कल रिड्यूस हो गया और जो फ्रेंड्स हैं, अट्रैक्शन है वो अपोजिट जेंडर ना होकर सिर्फ गर्ल्स पे रह जाता है। तो ये दिखाता है कि जब फिजिकल एस्पेक्ट में पिंकी का चेंज आया तो वो सोशली और इमोशनली बिहेवियर में भी डेवलप होने लगी। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा अगर फिजिकली ग्रो कर रहा है तो वो मेंटली, सोशली और मॉरल डायमेंशन को भी करेगा, लेकिन हाँ उस पर इम्पैक्ट ज़रूर डालेगा। जैसे कि सपोज एक बच्चा एग्जाम दे रहा है तो एग्जाम में बैठने के लिए उसको पहले तो इंटेलेक्चुअल लेवल उसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन उस इंटेलेक्चुअल के साथ साथ उसको फिजिकली भी फिट होना चाहिए, तभी वो स्टेबली मतलब एग्जाम दे पाएगा। उसको सारे इमोशन को भी दूर रखना है, फैमिली में चाहे जो भी दिक्कत हो रही हो वो उसको एग्जाम टाइम पे नहीं सोचनी है, तो वो एक इमोशनल डेवलप भी हुआ और सोशली भी उसको मेंटेन करना है, मोरल डायमेंशन भी उसका बढ़ रहा है। तो एक जो हमारा डेवलपमेंट है वो बाकी सब डेवलपमेंट से इंटर रिलेट कर रहा है, आपस में संबंध रखते हैं। अब नेक्स्ट है
प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन का मतलब होता है अंत्यक्रिया। देखिए इसमें क्या है, जो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन है वो सजेस्ट करता है कि जो एक इंडिविजुअल है ना वो प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इंटरेक्शन जो है टेक प्लेस करता है विद इन और आउटसाइड फोर्स ऑफ द चाइल्ड। वो बाहर भी और अंदर की तरफ भी जो है एक इंटरेक्शन करता है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर एक इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी के सामने खड़ा है तो वो सिर्फ हेरिडिटी उसका इफेक्ट नहीं डाल रहा, मतलब हेरिडिटी की वजह से नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी एनवायरनमेंट से जो उसको मिली हैं उसको लेकर भी वो एक पूरा इंडिविजुअल बना है। जैसे कि एक चाइल्ड डेफिशिएंट है, उसकी मेंटल कैपेसिटी मतलब अच्छी नहीं है, तो ये किस वजह से है, उसकी जेनेटिक डिस्पोजिशन की वजह से, मतलब उस पर जो जेनेटिक असर दिख रहा है कि उसकी मेंटल कैपेसिटी ठीक नहीं है, लेकिन वो बाकी काम हाउस होल्ड के एक्टिविटीज़ जो है उसके घर के काम है उसको अच्छे से कर पा रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि जेनेटिक से अगर उसको एक दिक्कत हुई है तो वो एनवायरनमेंट के जो मतलब बाकी जो काम है एनवायरनमेंट के उसको ना कर पाए। तो सोसाइटी में भी कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं बट कुछ लोग नहीं होते। इसके पीछे जो रीज़न होता है वो मे बी ड्यू टू डिफरेंस होता है इंडिविजुअल एनवायरनमेंट में। तो ये कहा जा सकता है कि जो डेवलपमेंट है वो इंटरेक्शन होता है बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। देखिए नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन इन रेट। हर एक बच्चा एक ही रेट पर डेवलप नहीं करता। जैसे कि जो लड़कियां होती हैं वो अर्ली चाइल्डहुड में जल्दी ग्रो करती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, लेकिन लेटर चाइल्डहुड में जो बच्चे लड़के होते हैं वो लड़कियों से जल्दी ग्रो करते हैं, तो इनका रेट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस सेम नहीं होता। अगर एग्जांपल की बात की जाए तो यहाँ दिया हुआ है कि जो फीट है, नोज़ है, हैंड है, वो अर्ली स्टेज ऑफ एडोलेसेंस में डेवलप होते हैं, लेकिन जो शोल्डर होता है वो धीरे धीरे ग्रोज करता है, यानी ग्रेजुअली ग्रोज करता है। अगर इसी सेम में देखा जाए जो नेचर है मेंटल डेवलपमेंट का वो भी यूनिफॉर्म मतलब नहीं है, सेम पेस पर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक चाइल्ड जो है वो मेमोराइज करना कॉन्सेप्ट को या फैक्ट को अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में ही सीख जाता है, जबकि उसके बारे में लॉजिक लगाना वो बाद में जाकर सीखता है। अब जो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब है एकीकरण का सिद्धांत। देखिए एक स्पोर्ट्स में बच्चा जो है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, तो क्यों अच्छा है, वो उसकी फिजिकल बैलेंस जो है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ उसने अपने इमोशनल को भी एस्पेक्ट को भी कंट्रोल किया हुआ है। हमने यही पीछे बात की थी कि अगर एक डेवलपमेंट एक पार्ट ऑफ डेवलपमेंट में बच्चा अच्छा है तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है दूसरे पर भी पड़ रहा है। तो वो अगर फिजिकली अच्छा है तो इसका मतलब उसने अपने इमोशन को भी कंट्रोल किया हुआ है, उसने अपने इंटेलेक्चुअल लेवल भी हाई किया हुआ है, उसने अपने मॉरल डेवलपमेंट को भी अच्छा कर रखा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन है वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट का, जैसे कि फिजिकल हुआ, मेंटल हुआ, इमोशनल हुआ, सोशल हुआ या मोरल हुआ। तो जो भी इंडिविजुअल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इज नॉट द सोल रिफ्लेक्शन, वो एक अकेला रिफ्लेक्शन नहीं है ऑफ एनी वन एस्पेक्ट, रादर इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। तो वो डेवलपमेंट के जो काफ़ी सारे डायमेंशंस हैं उन सब का एक इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी होता है अनुमान लगाना। तो देखिए डेवलपमेंट एक हद तक प्रेडिक्टेबल होता है, तभी तो आपने कई बार बच्चों को देखा होगा कि जैसे उसकी हरकतें होती है बड़ा जाकर ये बनेगा, सपोज वो गेमिंग में अच्छा है तो बड़ा होकर एक स्पोर्ट्समैन बनेगा। तो हम कुछ भी है उसको डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ द पैटर्न। अगर वो सेम पैटर्न पे ही उसको फॉलो करता जाए तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसका बिहेवियर बच्चे का वन और मोर एस्पेक्ट एक पर्टिकुलर स्टेज में उसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट में। फॉर एग्जाम्पल जो अडोलेसेंट चाइल्ड होता है उसकी सेंस ऑफ जो चॉइस ऑफ जो क्लोथिंग है वो उसके फ्रेंड सर्कल से ज़्यादा मतलब गाइड की जाती है उनके द्वारा। तो हम ये सोच सकते हैं कि बाइंग ऑफ क्लोथिंग में अगर वो पेरेंट्स उसके इंटरफेयर करते हैं तो वो उसका एक रिएक्टिव बिहेवियर हो सकता है उसे उनके साथ खरीदने में पसंद ना हो, मतलब इंटरेस्ट ना हो इस चीज़ का। तो नेचर ऑफ डेवलपमेंट एक हद तक हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट अब यहाँ खत्म हो चुका है, अब है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरता है। अगर यहाँ पे हम स्टेजेस देखें तो सबसे पहले आता है प्रीनेटल। प्रीनेटल जो होता है वो कंसेप्शन से लेकर गर्भ से लेकर जन्म तक की एक स्टेज होती है। उसके बाद इन्फेंसी होती है जिसे हम टॉडलरहुड भी बोलते हैं, जो 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चे के लिए होती है। फिर आता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड 2 पार्ट में कैटेगराइज्ड है, अर्ली और लेटर। अर्ली जो है वो 2 से 6 साल तक और फिर 6 से 10 साल तक लेटर चाइल्डहुड। एडोलेसेंस 11 से 18 साल और एडल्टहुड जो होता है वो 18 ईयर्स और प्लस होता है। तो अब हम यहाँ इन्फेंसी स्टेज यानी कि जो 0 से लेकर 2 साल तक है उसमें बच्चे की क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या स्पेशल चीज़ें होती हैं जो वो करता है वो देखते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले जो बच्चे के जो वीक 1 और 2 होते हैं उनको हम नियोनेट्स बोलते हैं। बच्चे की हाइट और वेट जो है वो इसमें रैपिड ग्रो करती है। बच्चा जो है 18 से 20 घंटे तक सिर्फ सोता ही है। जब वो रोता है तो इसका मतलब है उसे भूख लगी है। अगर उसकी हंगर सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो रोता रहेगा और जब हो जाती है तो वो सो जाएगा। इस स्टेज में जो है बच्चा वो फैमिली पे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, सबसे ज़्यादा अपनी मदर पर। बेबी जो है अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है। कुछ टाइम बाद वो बैबलिंग करना शुरू कर देता है, कुछ मस्कुलर मूवमेंट्स करना शुरू कर देता है और 6 मंथ्स के बाद तो वो अपने मस्कुलर मूवमेंट में कोऑर्डिनेट करना भी शुरू कर देता है। बेबी जो है बिगिन करता है कंसंट्रेट करना अपनी बॉडी पर, वो क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है, यानी कि रेंग कर चलना, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। इन्फेंट अपनी मोटर कंट्रोल को मतलब उस पर गेनिंग करना स्टार्ट कर देता है।
जैसा कि हमने पढ़ा था, अपने हेड को पहले कंट्रोल करता है, उसके बाद जो लोअर बॉडी पार्ट्स होते हैं उन पर वो ज़्यादा फोकस करता है। उसके बाद क्या करता है, ये पीरियड जो होता है वो बेसलेस इमेजिनेशन का होता है। बच्चा इसमें सेल्फ एसर्शन करता है, मतलब हर चीज़ उसी से रिलेटेड होनी चाहिए। वो ईगो सेंट्रिक हो जाता है, उसकी इमेजिनेशन, उसकी एस्पिरेशन, मतलब सारी इच्छाएं उसकी पूरी होनी चाहिए। वो सब कुछ डिमांड करता है एनवायरनमेंट से। उसको सोशल नॉर्म्स के बारे में कुछ नहीं पता, वो सिर्फ फोकस करता है अपनी नीड्स पर। जो उसको चाहिए वो उसको चाहिए। पियाजे ने इसी स्टेज को सेंसरी मोटर स्टेज कहा है, जो 0 से 2 साल तक होती है। उसका जो मेन होता है वो रिफ्लेक्स सेक्शन से गोल डायरेक्टेड बिहेवियर तक मेन फोकस्ड होता है। जो नेक्स्ट स्टेज है वो है अर्ली चाइल्डहुड। देखिए, अर्ली चाइल्डहुड को हम प्री स्कूल स्टेज भी बोलते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है, लोगों से एसोसिएट करना शुरू कर देता है। उसको लोगों के साथ लर्न करने में, ग्रो करने में एंड प्ले टुगेदर में काफ़ी मज़ा आता है। उसको सेमियोटिक फंक्शन का भी नॉलेज हो जाता है। सेमियोटिक फंक्शंस होता है सिंबल से डील करना, तो वो उस पर ज़्यादा फोकस करता है। फिजिकल ग्रोथ इस स्टेज में नॉर्मल हो जाती है, उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। और जो मार्क डिफरेंस होता है कॉग्निटिव और लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़ में भी। एक जो कॉन्सेप्ट है रिवर्सिबिलिटी का, वो इसमें लैक करता है, जो हमने पियाजे की थ्योरी में भी पढ़ा है कि अगर एक बच्चे को बड़े गिलास का पानी मतलब ज़्यादा लग रहा है और उसी गिलास के पानी को हम छोटे और मोटे गिलास में डाल देंगे तो वो कहेगा नहीं, इसमें पानी कम है। तो लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी इसमें होती है। वो क्वांटिटी ऑफ वाटर समझ नहीं पाता कि सेम है। एक एस्पेक्ट होता है अगला लैंग्वेज डेवलपमेंट का, तो वो इसमें ग्रो करता है। वो खुद से सेंटेंस बनाने की कोशिश करता है, जो खुद के ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं उनकी हेल्प से। और देखिए पिक्चर दे रखी है, प्ले लर्न एंड डेवलपमेंट। जैसे कि हमने बताया कि लोगों के साथ मतलब अपनी एज के बच्चों के साथ ग्रो करना, लर्न करना, प्ले टुगेदर करना उसको काफ़ी पसंद होता है। जो नेक्स्ट स्टेज है वो है लेटर चाइल्डहुड, जो 7 से 12 साल तक की होती है। इसमें क्या होता है, बच्चे का इंटेलेक्चुअल, मॉरल और सोशल डेवलपमेंट होता है। देखिए यहाँ दिया हुआ है, जो चिल्ड्रन है वो मोर अवेयर हो जाते हैं अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, ग्रुप्स बनाने लग जाते हैं। वो रूल्स समझते भी हैं और उनको एक्सेप्ट भी करते हैं, उनको फॉलो भी करते हैं। ज़्यादा दोस्त नहीं होते, 2 और 3 मतलब उनके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं और अपने सेम जेंडर के साथ वो खेलना प्रेफर करते हैं। मोटर कोऑर्डिनेशन उनका इंप्रूव करता है, इसलिए वो कैसी एक्टिविटीज़ करते हैं, क्लाइंबिंग ट्री, स्किपिंग, ये सब। और उनका इंटेलेक्चुअल लेवल भी डेवलप करने लग जाता है। वो लोगों के बारे में अपना परसेप्शन रखना शुरू कर देते हैं, अपनी सूझबूझ दिखाना शुरू कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस की एज है 12 to 18। इसको स्टेज ऑफ ट्रांजिशन भी बोला जाता है। ट्रांजिशन मतलब चेंज। इसमें काफ़ी चेंज होता है। एक चाइल्डहुड जो है अब वो मोर मेच्योर स्टेज पर आ चुका है। उसमें इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं फिजिकल में, कॉग्निटिव में और उसके सोशल एस्पेक्ट्स में। फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस स्टेज में। उसकी हाइट में चेंज होता है, वेट में चेंज होता है। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि लड़कियाँ 13 के अराउंड जो होती हैं पहले ज़्यादा जल्दी ग्रो करती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, लेकिन जैसे 15 सरपास कर जाते हैं तो बॉयज़ गर्ल्स की कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं और अपनी मैक्सिमम हाइट जो है वो अचीव कर लेते हैं। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चेंज देखा जाता है वो सेक्सुअल ऑर्गन्स में भी देखा जाता है और सोशल इमोशनल एस्पेक्ट जो चाइल्ड का है उस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। वो ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपने अपीयरेंस को लेकर। वो मतलब जो अपोजिट जो सेक्स होता है उसकी तरफ जो है अट्रैक्टेड हो जाते हैं। वो नोटिस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ इन्फैचुएशन। इन्फैचुएशन क्या होता है कि उनको पैशनेट हो जाता है किसी चीज़ का, पैशन फॉर समथिंग या लव फॉर समथिंग या फॉन्डनेस हो जाती है किसी भी चीज़ की। वो बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं अपने फ्रेंड सर्कल से। अगर हम उनका इमोशनल एस्पेक्ट देखें तो स्टेज जो है वो करेक्टराइज होता है बाय हाइटेंड इमोशनैलिटी। काफ़ी मतलब जो हद तक इमोशनैलिटी उनमें डेवलप हो जाती है। इमोशनल हाइक पीरियड आप कह सकते हो इसको। हार्मोनल चेंजेस की वजह से एडोलेसेंट्स जो होते हैं वो इमोशनली डिस्टर्ब ज़्यादा होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इसमें आ जाता है। अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर सकते हैं विद पेरेंट्स, जो सोशल रिलेशनशिप में एक डाइवर्स सिचुएशन लेकर आता है। अगर इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखें तो वो सोशल चेंज ही होता है। इस स्टेज पर जो बच्चे हैं काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं अपने पीयर ग्रुप से, अपने सहपाठियों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। फ्रेंड्स भी काफ़ी लेस इन नंबर हो जाते हैं। वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी में रहना पसंद करते हैं। हीरोज़ को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, लड़कियां हीरोइन को बना लेती हैं। क्लोथिंग और जो फैशंस होता है मेनली उनका फ्रेंड्स ही डिसाइड करते हैं, उनका पीयर ग्रुप ही करता है। डे ड्रीमिंग करना शुरू कर देते हैं, काफ़ी कॉन्शियस हो जाते हैं अपने करियर के बारे में, अपनी एक डायरेक्शन के बारे में पर्टिकुलरली सोचने लग जाते हैं। अपने जो है जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर, मैरिज प्रोस्पेक्टस को लेकर भी थोड़ा सा सोचने लग जाते हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि कॉग्निटिव जो है बच्चे में डेवलपमेंट हो जाता है। वो फैक्ट्स को जनरलाइज करना शुरू कर देते हैं। लॉजिकल थिंकिंग उनकी इस स्टेज पर आकर डेवलप हो जाती है। वो कैपेबल होते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को भी उसको भी कैपेबल होते हैं काम करने में। ये जो पीरियड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड होता है ह्यूमन की डेवलपमेंट का। इसमें क्योंकि चाइल्ड जो है वो काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट से अंडरगो करता है, यानी कि फिजिकल है, कॉग्निटिव है, इमोशनल है, सोशल चेंज है। तो एक सिचुएशन हम इसको भी बोलते हैं स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था हम इसे कह सकते हैं, स्टेज कह सकते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। अपूर्व की मदर है, अपूर्व का बर्थडे है, उसके लिए खाना बनाती है कुछ स्पेशल, क्योंकि शाम की पार्टी है। वो उसके दोस्तों को घर पर इन्वाइट करती है, ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर आती है और काम करने में लग जाती है। तो उसकी मदर को बिजी देखकर अपूर्व उससे पूछता है कि मम्मा आप क्या कर रही हो। तो मम्मा बोलती है कि बेटा मैं तो स्पेशल फूड प्रिपेयर कर रही हूँ आपकी बर्थडे पार्टी के लिए। तो पूर्व एकदम झुंझला सा जाता है और वो कहता है कि मम्मा मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ, आप मेरे लिए क्यों बना रही है, मैं तो बाहर जाकर पार्टी करूँगा। और मम्मी से कैश मांगने की मतलब कैश की डिमांड करता है, लेकिन उसकी मदर उसको डांट देती है, जिसकी वजह से वो एक स्टॉर्म वाली सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो इसे ही हम बोलते हैं स्ट्रेस लेना और स्टॉर्म की एक सिचुएशन जो है एडोलेसेंस एज में क्रिएट
हो जाती है। तो आप देखते हैं नेक्स्ट जो है लास्ट एडल्टहुड। एडल्टहुड होती है प्रौढ़ावस्था। जो 18+ जो बच्चे होते हैं वो इस स्टेज में आ जाते हैं। ये कंपैरेटिवली बाकी सब स्टेजेस से एक मैच्योर स्टेज होती है। इसमें वो अपनी करियर और फ्यूचर लाइफ के बारे में सोचता है। एक मैरिज का प्रोस्पेक्टस हमने वहाँ गलत दे दिया, मैरिज वो एडल्टहुड में आएगा, सो सॉरी फॉर दैट। तो ये मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फेज होता है। रिस्पॉन्सिबल क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है पूरे परिवार की एडल्टहुड वाली स्टेज में। वो एबल हो जाता है, अगर कोई उससे गाइडेंस भी मांगता है ना तो वो उसको भी एक मैच्योर पर्सन वाली गाइडेंस देने को रेडी हो जाता है, जितना भी एक्सपीरियंस उसको होता है उसके बिहाफ पर। तो अब जो लास्ट पार्ट है वो एडल्टहुड का ओल्ड एज होता है, जिसमें एक रिटायरमेंट वाली स्टेज होती है या फिर नियर टू रिटायरमेंट होता है। ये जो एक चेंज है इंडिविजुअल है, इसमें जो है हेल्थ हज़ार्ड पे अपने ज़्यादा फोकस करता है। कुछ जो हैं ओल्डीज़ वो स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन में यानी आध्यात्मिक की तरफ जुड़ जाते हैं, और कुछ लोग प्रिपेयर करते हैं अल्टीमेट एंड ऑफ लाइफ के लिए, क्योंकि अब वो सोचते हैं कि भाई अब तो जीवन का अंत आ चुका है, तो उसके लिए रेडी होना शुरू कर देते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे इश्यूज़ इन डेवलपमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, डेवलपमेंट में कौन कौन से इश्यूज़ आते हैं एक इंडिविजुअल के चेंजेस के टाइप पे, तो हम वन बाय वन वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है नेचर वर्सेस नर्चर। तो यहाँ पे जो नेचर है उसको एज अ हेरिडिटी यानी प्रकृति के रूप में माना गया है। जो नर्चर है वो एनवायरनमेंट का काम करता है, यानी कि पोषण जो है उसको वो इससे मिलता है। एग्जाम्पल देखिए, राजू और निखिल जो होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। जब वो दोनों 2 साल के थे तो उनकी मदर जो है एक्सपायर हो जाती है। राजू को उसके दादी माँ के साथ गाँव में भेज दिया जाता है, जो तमिलनाडु का एक गाँव होता है। निखिल को उसके फादर ही ब्रॉटअप करते हैं। कुछ साल बाद राजू जो होता है वो आता है अपने पिताजी से मिलने। राजू के पिताजी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनकी जो फिजिकल डेवलपमेंट थी वो डिफरेंट नहीं है, लेकिन जो उनकी लैंग्वेज है, सोशल बिहेवियर है या कॉग्निटिव पार्ट है वो बिल्कुल ही डिफर कर रही हैं आपस में। तो ये जो डिसिमिलैरिटी है, वो डिफरेंस है, वो अपब्रिंगिंग एनवायरनमेंट की वजह से होता है दोनों भाइयों के। तो अगर नेचर सेम भी है लेकिन फिर भी एनवायरनमेंट उन पे एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस डालता है उनके डेवलपमेंट प्रोसेस पे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो इंडिविजुअल की डेवलपमेंट है वो प्रोडक्ट है इंटरेक्शन का बिटवीन नेचर एंड नर्चर या फिर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो इस एग्जाम्पल से, इस केस से आपको सॉल्व हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, कॉन्टिन्यूटी वर्सेज डिसकॉन्टिन्यूटी। तो देखिए, ह्यूमन जो चेंजेस हैं वो ग्रेजुअली भी होते हैं यानी धीरे धीरे भी होते हैं, और एब्रप्ट भी होते हैं यानी कि सडन भी होते हैं। तो अचानक चेंज होना या धीरे धीरे चेंज होना, ये आपको कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की इस पिक्चर से पता चलेगा। तो देखिए, एक पिक्चर है। तो पहले हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट। छोटी सी लड़की है, जब वो बड़ी होकर समाज में मतलब बलती बढ़ती है, तो देखिए क्या है इसमें और इसमें चेंजेस क्या है। बेस जो है वो सबको सेम प्रोवाइड किया गया है, बेस कॉमन है सारी स्टेजेस में। तो इसका मतलब वो बिल्कुल ग्रेजुअली धीरे 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 एक स्टेज से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, ऐसे ही मूव ऑन करती रहती है। लेकिन अगर हम बात करें डिसकॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट की, तो इसमें क्या होता है कि एक स्टेज में है बच्चा, उसके वो सारे जो स्पेसिफिक बिहेवियर हैं उसको शो करता है, और अचानक ही एब्रप्ट उसमें मतलब एक चेंज आता है और नेक्स्ट स्टेज पे जाता है, फिर वहाँ पे उसके वो कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, फिर उससे वो नेक्स्ट पे जाता है, ऐसे ही मूव ऑन करता है नेक्स्ट पर। तो जहाँ पे भी अचानक यानी कि एब्रप्ट चेंज आए वो हम बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूस, और जहाँ पे भी ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के रूप में आ जाता है। जो नेक्स्ट है वो है एक्टिविटी वर्सेस पैसिविटी। तो देखिए, एक्टिविटी और पैसिविटी में भी इन्होंने केस प्रोवाइड किया हुआ है। अपराजिता और माधवी जो है वो सेम क्लास में पढ़ रही हैं। तो हुआ क्या, अपराजिता जो है कॉग्निटिव एबिलिटी उसकी मतलब हाई स्कोर गेन कराती है हमेशा उसको, क्योंकि जबकि वो क्या है कि क्लासेस को इतना लाइट मैनर में लेती है, ज़्यादा पढ़ती भी नहीं है, बेसिकली उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है स्टडीज़ में, तो बस गॉड गिफ्टेड है, उसका मेंटल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत अच्छा है। दूसरे हैंड पर अगर माधवी को देखा जाए तो एक एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन उसको हार्डवर्क करने में बहुत मज़ा आता है, लर्निंग कॉन्सेप्ट को सीखने में, कुछ नया गेन करने में। तो माधवी जो है विलिंगली एडमिशन लेती है, कोर्स को टेकअप करती है। उसके बाद जो पहला टेस्ट होता है, अपराजिता जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल हाई था वो हायर स्कोर करती है, लेकिन बाकी के जो भी टेस्टेस होते हैं उसमें हम देखते हैं कि माधवी जो है इंप्रूव करती है और खुद को एक बेटर मतलब वे में लेकर आती है। तो ये जो उसका एक लगातार वाला एफर्ट है वो उसकी वीकनेस को एसेस करता है और उसके ऊपर हार्डवर्क करती है और उसको पूरा ही रिमूव कर देती है। तो यहाँ पर एक लड़की जो इंटेलेक्चुअल है वो तो पैसिव रोल निभा रही है, और जो दूसरी लड़की जो हार्डवर्क करने में बिलीव करती है वो एक एक्टिवली पार्टिसिपेट की जा रही है। तो हम इस मेंशन केस से कह सकते हैं कि दो इश्यूज थे रिलेटेड टू इंडिविजुअल डिफरेंस थे यहाँ पे। फर्स्ट जो इशू है वो एक्टिविटी का अज्यूम करते हैं कि डेवलपमेंट प्रोसेस द इंडिविजुअल एक्टिव है, लेकिन शी डज नॉट एक्सेप्ट व्हाट इज कमिंग नेचुरली। जो नेचुरली आता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो क्या करती है, वो अपना ही एक पाथवे ऑफ डेवलपमेंट चूज करती है और उस पर मूव ऑन करती है। एज हमने दूसरे माधवी के एफर्ट में देखा, वो अपने अचीवमेंट को इंप्रूव करती है। तो पैसिविटी डेवलपमेंट में क्या दिखाती है कि जो इंडिविजुअल है वो एक्सेप्ट करता है वट एवर इज कमिंग इन द पाथवे ऑफ डेवलपमेंट, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो इंटरप्रेट कर रहा है डेवलपमेंट एज अ प्रोडक्ट ऑफ पैसिविटी ऑफ इंडिविजुअल, जो कंसीडर कर रहे हैं कि इंडिविजुअल जो है चैलेंज को या चेंज को एक्सेप्ट कर रहा है जो भी उसकी तरफ आ रहा है। जैसे अपराजिता के केस में हुआ, फिर उसने उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके कोई एफर्ट उसमें नहीं डाला और अपने मार्क्स को सिक्योर नहीं किया, उसको हायर मोड में नहीं लेके गई। लेकिन दूसरी तरफ जो लड़की थी माधवी थी, उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, लेकिन उसमें अपना हार्डवर्क डाल के उसको और अच्छे तरीके से किया और अपने मार्क्स में भी इंप्रूवमेंट दिखाई। अब जो लास्ट है वो है यूनिवर्सैलिटी और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। देखिए, इसको हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। यूनिवर्सैलिटी डेवलपमेंट क्या है, यूनिवर्सल डेवलपमेंट से देखा जाएगा। तो अगर ये एक ऐसा डेवलपमेंट है कि जिसमें हम कह सकते हैं
कि ऑल थिंग्स दैट ऑल चिल्ड्रंस लर्न टू डू द सेम और डेवलप इन द सेम वे। जो बच्चे हैं वो काफ़ी मतलब एक यूनिवर्सल लेवल पर सेम वे में डेवलप होते हैं, चाहे वो किसी भी कल्चर से आए हों। लेकिन अगर दूसरी तरफ कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक की बात की जाए तो वो एक कल्चर है कि वो एक कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक टर्म से आए हैं, जिसमें जो एस्पेक्ट होता है चाइल्ड का लाइफ की तरफ वो डायरेक्टली अफेक्टेड होता है बाय देयर कल्चर। तो देखा जाए तो हम ब्रीफ में ये कह सकते हैं कि चाहे बच्चा किसी भी कल्चर से आया हो, उसका जो मतलब इंडिविजुअल लेवल है वो डिफरेंस हो सकता है कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक डेवलपमेंट में। उसका एक कल्चर डिफरेंट हो सकता है, उसका फैमिली टू फैमिली कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस हो सकते हैं, सब कल्चर टू सब कल्चर चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं वो सिमिलर होती हैं और जो यूनिवर्सल तौर पर होती हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेवलपमेंटल टास्क इन डाइवर्स सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड। फ्रेंड्स, होता क्या है, एक बच्चा जो हमारे स्कूल में आता है वो अलग अलग यानी कि एक डाइवर्स सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का होता है, कल्चरल बैकग्राउंड भी उनका अलग अलग होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए कैसे डेवलपमेंटल टास्क होने चाहिए वो हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो ऐसे में जो टीचर है वो उसके लिए एक चैलेंज हो जाता है। तो हम डाइवर्सिफिकेशन को पढ़ने से पहले, उसके चैलेंजेस को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि डेवलपमेंटल टास्क होता क्या है। तो डेवलपमेंटल टास्क एक ऐसा टास्क है जो एक निश्चित अवधि में यानी कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ में ही अकर होता है, एक इंडिविजुअल के सामने आता है, जो इंडिविजुअल पासिस करते हैं थ्रू ए सोशली रेगुलेटेड साइकिल फ्रॉम बर्थ टू डेथ, और जहाँ पे सोशली प्रिस्क्राइब शेड्यूल होता है टू रेंडर मेजर लाइफ इवेंट्स, यानी कि अपने मेजर लाइफ ऑफ इवेंट्स को प्रस्तुत करने के लिए वहाँ पे सोशली प्रिस्क्राइब कुछ शेड्यूल्स होते हैं। तो जो नॉर्म्स होते हैं वो कल्चर टू कल्चर वेरीफाई करते हैं, वेरी करते हैं, चेंज मतलब होता है उनमें भी, जो सोशल बैकग्राउंड होता है उनमें भी काफ़ी चेंज होता है। तो इसको देखते हुए रॉबर्ट हैविगहर्स्ट ने एक कॉइन डेवलप किया है जिसे हम डेवलपमेंटल टास्क बोलते हैं। तो इन डेवलपमेंटल टास्क में होता क्या है, स्किल्स होते हैं, नॉलेज होते हैं, फंक्शंस होते हैं और एटीट्यूड होते हैं। एक इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर स्टेज में इन मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनको एक्वायर करना ही चाहिए जो उनके लिए मस्ट होते हैं, ताकि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आए उनको वो फेस ऑफ कर पाएँ। तो ये जो टास्क है उनको करने के लिए एक फिजिकल मैच्योरेशन बॉडी में होनी चाहिए, सोशल फुलफिलमेंट होना चाहिए, एक पर्सनल एफर्ट भी एक इंडिविजुअल अपनी तरफ से पुट ऑन कर सकता है उसमें। तो अब देखिए यहाँ पे जो है कि रॉबर्ट हैविगहर्स्ट ये कहते हैं कि जो भी बच्चा इंडिविजुअल इनको फुलफिल कर लेता है वो एक अच्छा मतलब अपने तौर पर आगे काम करने में सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन जो बच्चा इसमें फेल हो जाता है तो उनके लिए मेल एडजस्टमेंट या एंग्जाइटी इंक्रीज हो जाती है, वो इनेबल हो जाते हैं डील करने में जो भी डिफिकल्टी टास्क जो उनकी फ्यूचर में आने वाले होते हैं। तो हैविगहर्स्ट ने स्ट्रेस दिया है डेवलपमेंटल टास्क ऑफ एनी गिवन स्टेज वो सीक्वेंशियल होते हैं नेचर में, और ईच टास्क जो होता है प्री रिक्विजिट के साथ आता है, यानी पूर्वापेक्षा के साथ आता है, मतलब अगले टास्क को करने के लिए पहले वाला टास्क करना इंपॉर्टेंट है ही है। तो जो टास्क होते हैं वो मोर लाइकली होते हैं कल्चरल यूनिवर्सल हैं देन द टास्क दैट हैव ए स्ट्रॉन्ग कल्चरल कंपोनेंट, यानी कि बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्टेड कार्य यानी जैविक रूप से जो निर्धारित होते हैं टास्क उनमें अधिक संभव है कि स्ट्रॉन्ग कल्चरल जो कंपोनेंट है उनकी अपेक्षा ये जो सांस्कृतिक यानी कल्चरल जो कंपोनेंट है उनसे यूनिवर्सल है। तो अब यहाँ पे जो दिए हैं डेवलपमेंटल टास्क जो एडोलेसेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो देखिए। सबसे पहले एक्सेप्ट करना वंस फिजिकल मेकअप और एक्वायर करना एक मैस्कुलाइन और फेमिनाइन सेक्स रोल। तो एक जैसे आपने देखा होगा ना कि एडोलेसेंस की स्टेज में आके लड़का अपनी बॉडी बॉडी बनाने लग जाता है, तो इस स्टेज को एक्वायर कर लेता है। उसके बाद जो अप्रोप्रिएट रिलेशन मतलब वो अपने सक्सेसफुल करने शुरू कर देते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्स के हो, लड़की हो या लड़का हो। बिकमिंग इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं करते या कोई भी एडल्ट है उन पर डिपेंड नहीं करते। अचीव कर लेते हैं एश्योरेंस की वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होंगे। डिटरमाइन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं अपनी करियर के लिए, अपनी जॉब मार्केट में एंटर करते हैं। डेवलप करते हैं कॉग्निटिव स्किल्स को और कॉन्सेप्ट को जो भी सोशल कॉम्पिटेंस के लिए मैंडेटरी होते हैं। अंडरस्टैंड करते हैं और अचीव करते हैं सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, यानी कि जो एक सोसाइटी में एक्सेप्टेंस वाला बिहेवियर होता है अपनी मैरिज के लिए, फैमिली के लिए, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। एक्वायर करते हैं उन वैल्यूज़ को जो हार्मोनियस होती हैं यानी रिलेवेंट होती हैं, कंपैटिबल होती हैं एक अप्रोप्रिएट साइंटिफिक वर्ल्ड वाली पिक्चर में। तो देखिए यहाँ पे केस दिया हुआ है, सुंदर हैज़ टेकन एडमिशन, सुंदर ने एडमिशन लिया है क्लास 9th में अर्बन स्कूल का, लेकिन वो बेसिकली एक रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। वो बहुत ईगर है बड़ी सिटी में जाने के लिए, वहाँ जाकर पढ़ने के लिए। तो वेरी फर्स्ट डे ऑफ स्कूल क्या होता है, ही रियलाइज़ करता है वो कि वो एक टोटली डिफरेंट पिक्चर है स्कूल की जो उसके गांव में स्कूल थे उनसे। तो उसको डिफिकल्टी होती है बहुत एडजस्ट करने में अपने पीयर ग्रुप के साथ, वो फेस करता है डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द क्लासेस। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डिफिकल्टी उसको है। टीचर के सामने भी तो बहुत सारे चैलेंज आए हुए होंगे, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या होते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो हमें क्या करना है, देखिए अंडरस्टैंड करना है बैकग्राउंड सुंदर का और उसको एडजस्ट करने में, उसको नए एनवायरनमेंट में स्लोली लेकर जाना है। उसको इरिस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड की वजह से भी हमें मतलब उसको ये दिमाग में रखते हुए आगे स्टडी में हेल्प करनी है, क्योंकि हमें पता है एक स्टूडेंट जो है मल्टी कल्चरल डिमांड मतलब मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनकी जो लोकल डायलेक्ट होती है टीचिंग के लिए हम उसको भी थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। और एज डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट जो टारगेट होता है फ्यूचर एडजस्टमेंट का सोसाइटी में, वो ये होता है कि वहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि उनको मतलब जो अपनी मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज़ है वो तो सीखें, लेकिन सिर्फ उनको सीखने में ही ना लगे रह जाएं कि वो जो अपना जो ओन कल्चर है उसको प्रिजर्व करना ही भूल जाएं। तो काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं एजुकेशन प्रोसेस के जो मॉडिफाई किए जा सकते हैं ताकि बच्चों का जो डाइवर्स
बैकग्राउंड होता है उनकी डिमांड्स को सेटिस्फाइड किया जा सके। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं जो एजुकेशन इनकॉर्पोरेटिंग में हेल्प करते हैं, उनकी डाइवर्सिफाइड एजुकेशनल नीड्स को पूरा करते हैं। तो अगर देखिए हम वन बाय वन इसको देखते हैं। सबसे पहले है कंटेंट डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल्स और कंटेंट हम यूज़ करते हैं वैरायटी ऑफ कल्चर से। ग्रुप इलस्ट्रेट मतलब ग्रुप करते हैं टू इलस्ट्रेट की कंसेप्ट या प्रिंसिपल, जनरलाइजेशन या थ्योरीज किसी भी सब्जेक्ट एरिया और डिसिप्लिन में। जो इक्विटी अगला है इक्विटी पेडागोजी। तो इक्विटी प्रोवाइड की जाती है, मैच किया जाता है टीचिंग स्टाइल को स्टूडेंट्स की लर्निंग स्टाइल से, ताकि उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनकी एकेडमिक अचीवमेंट्स में हेल्प की जाए, चाहे वो किसी भी रेशियल बैकग्राउंड से हों, कल्चरल उनका कैसा, सोशली वो किसी भी क्लास ग्रुप से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो थर्ड है वो एम्पावरिंग है, स्कूल कल्चर और सोशल कल्चर। इसमें क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं ग्रुप्स को और लेबलिंग करते हैं। प्रैक्टिस यानी स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन होता है और इंटरेक्शन होता है स्टाफ का बच्चों के साथ, चाहे वो किसी भी एथनिक या मतलब नैतिक और रेशियल लाइनिंग मतलब कोई भी जातीय रेखा हो, ताकि स्कूल का जो कल्चर है वो बच्चों को एम्पावर कर सके, उनको सशक्तिकरण प्रदान कर सके। जो नेक्स्ट है वो है प्रीजुडाइज रिडक्शन। इसमें क्या होगा, पूर्व निर्धारित कटौती आप बोल सकते हो। आइडेंटिफाई किया जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टूडेंट्स के रेशियल एटीट्यूड, और उनको डिटरमाइन करते हुए कि कैसे उनकी टीचिंग में मॉडिफाई किया जाए, जहाँ भी उनको हेल्प रिक्वायर्ड हो वहाँ उनकी हेल्प की जाए। तो ये है जो फर्स्ट नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। लास्ट पॉइंट जो है इसका, इसमें क्या है, स्टूडेंट्स की हेल्प की जाती है अंडरस्टैंड करने में कि कैसे जो इम्प्लिसिट कल्चरल एजम्पशन है यानी अस्पष्ट जो एक सांस्कृतिक पूर्वानुमान होते हैं उन तरीकों को प्रभावित करता है, जो इन्फ्लुएंस करे उनको, जिससे उनको नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में यानी ज्ञान को संरचित करने में हेल्प मिले। तो लास्ट जो है 4.7 इम्पैक्ट ऑफ स्कूल ऑन डेवलपमेंट। तो ये सभी को पता है कि एक बच्चा जो है ज़्यादा टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं बाहर ना बिताकर अपनी स्कूलिंग के टाइम तक तो स्कूल में ही बिताता है। देखिए स्कूल जो है वो एक मतलब एक्स्ट्रा फैमिलियल आप कॉन्टेक्स्ट उसको बोल सकते हो, वो एक लॉन्गेस्ट और ऑर्गेनाइज्ड वे में बच्चों को हेल्प करता है। बच्चों को मतलब जो भी उनकी एकेडमिक अचीवमेंट्स होती हैं उनमें हेल्प करता है, उनकी नॉलेज को एक्विजिट करने में हेल्प करता है, उनको शेप देने में एक हेल्प करता है ताकि वो रेगुलेट कर सके रिटेंशन, इमोशन और अपने बिहेवियर को, वो अपने कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को डेवलप करता है। उसके बाद हम कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस देखते हैं उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। बच्चों की में क्या होता है, बच्चों के जो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस देख सकते हैं कि अलग अलग इंडिविजुअली उनमें क्या डिफरेंस होते हैं स्कूल में। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, जिनका वो प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करते हैं चीज़ों को काफ़ी, लेकिन कुछ होते हैं जो थ्योरेटिकल पार्ट जो सिलेबस का अच्छे से कवर अप करते हैं। कुछ एकेडमिक टास्क इंस्ट्रक्शन मतलब के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ स्कूल में प्रोवाइड की जाती हैं, डिबेट है, डिस्कशन है, ग्रुप वर्क है, प्रोजेक्ट है, ये सब, ताकि जो बच्चे हैं वो कॉन्सेप्ट को इंटरनलाइज कर दें, ना सिर्फ उनको मेमोराइज करें। तो टीचर की तरफ से केयर प्रोवाइड की जाती है और वो उनको ध्यान भी रखना चाहिए कि कभी भी आप एकेडमिक टास्क या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन उनको दे रहे हो तो इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए टीचर को अपना करिकुलम भी रेडी करना चाहिए। तो ये क्लासरूम एक्टिविटी के लिए ग्रुप फॉर्म किए जाते हैं। ये ग्रुप चिल्ड्रन की एबिलिटी लेवल को देखते हुए भी हो सकते हैं, या जो डाइवर्स एरे होता है उनकी एबिलिटी का, यानी कि जो एक कोऑपरेटिव वर्क अरेंजमेंट या एक सहयोगात्मक कार्य व्यवस्था में जो एबिलिटी के जो डाइवर्स डेरे होते हैं, यानी जो विविध विन्यास होता है, उनको रिप्रेजेंट करने के बेस पर भी ये ग्रुप फॉर्म किए जा सकते हैं। जो टीचर है वो मोस्ट पावरफुल कंपोनेंट होता है डेवलपमेंटल प्रोसेस का। तो उसके जो 3 कंपोनेंट होते हैं वो पूरी क्लासरूम एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डालते हैं। वो है टीचर का बिलीफ अबाउट द रोल एंड नेचर ऑफ एबिलिटी, कि बच्चों की जो एबिलिटी है उसका रोल और नेचर में जो टीचर की धारणाएं हैं वो इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस यानी कि निर्देशात्मक कार्य और टीचर स्टूडेंट का आपस में रिलेशन। तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि वो एक टीचर जो है वो क्लास में परसीव कैसे कर रहा है अपने आप को, इंस्ट्रक्टर की तरह कर रहा है। अगर इंस्ट्रक्टर की तरह कर रहा है तो इसका मतलब ये है वो सिर्फ फैक्ट को शेयर कर रहा है, बच्चों को नॉलेज दे रहा है। उसके बाद अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को शेप देने में है तो ये इसके लिए काफ़ी डिफरेंशिएट हो सकता है, वो काफ़ी एफर्ट पुट ऑन कर सकता है बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, उनके साइकोमोटर डेवलपमेंट में। एक टीचर जो है वो एक ही स्टडी मतलब जैसे देखिए एक ही तरीके से सबको पढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी वो इंडिविजुअल से एक्सपेक्ट कर सकता है अलग अलग आउटकम्स और अलग अलग टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस के साथ, मेथड के साथ वो बच्चों को टीच करेगा और उनकी मोटिवेशनल और इमोशनल सपोर्ट को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जहाँ बच्चे इमोशनली सेटिस्फाइड होते हैं वहाँ वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। जो इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होता है सपोर्टिव बिहेवियर टीचर का वो ये होता है कि वो स्ट्रेंथन करे अपने बच्चों के साथ रिलेशन। टीचर जो ट्रस्ट करते हैं, केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं अपने बच्चों को और उनको एक सोशो इमोशनल सपोर्ट देते हैं, तो जिनसे उनके एकेडमिक लर्निंग टास्क में बहुत हेल्प मिलती है, उनको एक पॉजिटिव अचीवमेंट मिलती है, वो सेल्फ परसेप्शन में काफ़ी हाईली मतलब अचीव कर पाते हैं। तो स्कूल जो है वो देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरह फंक्शन करता है। जो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स होते हैं वो बच्चे को इंटेलेक्चुअली, सोशो इमोशनली या बिहेवियरली डेवलपमेंट में बहुत अच्छी तरह से इफेक्ट डालते हैं। तो स्कूल का क्लाइमेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी डेवलपमेंट में, जैसे कि अप्रिशिएट करना बच्चों को असेंबली में, उनको रिपोर्ट कार्ड में रैंकिंग देना, करिकुलम ऑफर करना, क्योंकि अलग अलग एबिलिटी लेवल के होते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। कॉम्पिटिशन में भी एनहेंस कर देता है डेवलपमेंट प्रोसेस को स्टूडेंट्स की। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी होता है बच्चों की एकेडमिक एक्टिविटीज़ में, उनके होमवर्क में, उनको असिस्टेंट मतलब हेल्प प्रोवाइड करने में, उनको एंगेज करने में, एजुकेशन एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ में, चाहे वो स्कूल के बाहर भी हों, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन क्लासरूम में भी है या बाहर भी है, तो वहाँ पेरेंट्स दोनों जगह उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, एक पॉजिटिव लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मोर ओवर जो स्कूल है वो एस्टेब्लिश करता है एक लिंकेज विद सोसाइटी एंड कम्युनिटी बाय कंडक्टिंग प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर देम। तो उनको कुछ सर्विस या प्रोजेक्ट देकर जो स्कूल है वो एक एस्टेब्लिश करता है लिंक सोसाइटी और कम्युनिटी का स्कूल के साथ। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो हुई ओवर। तो ये बाकी समअप है वो आप देख सकते हैं कि हमने इसमें क्या क्या बात की है, कौन कौन सी स्टेजेस थी या कौन कौन से प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर, फिर इश्यूज़ क्या क्या है, स्कूल का कैसे इंपैक्ट पड़ता है
होता है और ये कुछ एक्सरसाइज है। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।